नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग उत्तर प्रदेश के इतिहास संबंधी विषय को पढ़ रहे थे और इसी कड़ी में आज ये हमारा छठा लेक्चर है, जिसमें हम गुप्त साम्राज्य संबंधी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ गुप्त वंश से अपने उत्तर प्रदेश के संबंध में जो भी आयोग ने प्रश्न पूछे हैं, वो किस स्तर के बनाता है, हम उनकी भी चर्चा करेंगे और गुप्तोत्तर काल से संबंधी कुछ तथ्यों को जानेंगे और ऐसी घटनाओं के बारे में जानेंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश से सीधा संबंध रखती हैं तथा हमारे उत्तर प्रदेश के होने वाले एग्जाम्स में प्रत्यक्ष तौर पर पूछी जा सकती हैं। एक है गुप्तोत्तर काल और गुप्तोत्तर काल के बाद थानेश्वर का वर्धन वंश और इसके बाद इन दोनों विषयों पर आधारित कुछ पुराने ईयर्स में पूछे गए प्रश्न उनको देखेंगे कैसे कैसे आयोग प्रश्नों को बनाता है। और मैं आशा करता हूँ कि ये सारी जानकारियाँ आपके हम और हमारे एग्ज़ाम में बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य। अब देखो यहाँ से, गुप्त साम्राज्य है क्या? कैसे आया? क्यों उत्थान में आया ये? तो ज़रा इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। गुप्त साम्राज्य, ठीक है? हुआ क्या कि उत्तर मौर्य काल के समय आपने देखा होगा कि अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अराजकता की स्थिति कैसे? उत्तर मौर्य काल में कई सारे जो विदेशी कुषाण, शक, विदेशी जातियाँ हमारे यहाँ आई थीं और उन्होंने भारत के छोटे-छोटे टुकड़ों में राज करना शुरू कर दिया। इस स्थिति में जो उत्तर मौर्य काल था, उसमें केंद्रीकृत समाज नहीं रहा था, अर्थात विकेंद्रीकृत समाज हो गया था। उस विकेंद्रीकरण से केंद्रीकरण की ओर ले जाने का काम गुप्त वंश के शासकों ने किया है। जैसे इसको एक मैप में देखो, ये हमारे नोट्स से मैंने एक मैप इसमें लगवाया है। यहाँ देखो आप, गौर करिएगा, ये जो आप पॉइंटर देखो, ये जो क्षेत्र दिख रहा है प्रयागराज, प्रयागराज और ये पटना का क्षेत्र, ठीक है? ये प्रारंभिक गुप्त काल का इतना सा साम्राज्य है, जब श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। दरअसल श्रीगुप्त कौन था? तो इसके बारे में भी अभी देखते हैं हम लोग। ये जो श्रीगुप्त है, ध्यान देना, यहाँ देखते हैं। ये जो श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त एक सामंत था। कहाँ का सामंत था? ये था प्रयागराज का। प्रयागराज और जो आसपास का क्षेत्र था, वहां का ये था सामंत। अच्छा, सामंत होते क्या है? जरा ये देख लो। गुप्त साम्राज्य में हालांकि जो उत्तर मौर्य काल है, वहां सामंतों की व्यवस्था शुरू हो गई थी। ये सामंत होते क्या है? जैसे सपोज करो एक ये राजा है, एक ये है राजा। इस राजा का बहुत बड़ा भूखंड है। सपोज यहाँ का ये राजा है। अब ये राजा करेगा क्या? अपने जो छोटे छोटे इलाके हैं, ये मान लीजिए भूखंड एक हो गया, एक भूखंड ये हो गया, एक ये हो गया। इसने यहाँ किसी को भी, चाहे वो बौद्ध हो या पुरोहित हो या जैन धर्म को फॉलो करता हो, यानी किसी भी व्यक्ति को, ये यहाँ का एक छोटे से भूखंड को इस व्यक्ति को सौंप देता था और कहता था कि यहाँ का शासन आप चलाइए और यहाँ से जो भी राजस्व है, वो राजस्व हमें प्रदान करिए। ठीक ऐसे ही इसके साथ भी करता था। ठीक ऐसे ही इसके साथ भी करता था ये। थोड़ा सा भूखंड इसको दे दिया और हाँ, और इनसे बोल दिया कि तुम यहाँ का कार्यभार संभालो, बाकी जो भी यहाँ से अर्थ लाभ होता है। और केवल ये जो व्यक्ति थे, ये अर्थ लाभ तक ही सीमित नहीं थे। राजा अगर कहीं बाहर युद्ध पर जाता था, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि नवयुवकों की छोटी-मोटी सेना भी राजा को प्रदान करे, अर्थात छोटी-मोटी सेना के साथ भी राजा का सहयोग प्रदान करे। ठीक है? हुआ क्या कि राजा हमेशा तो ताकतवर रहेगा नहीं, कभी ना कभी तो ये सत्ता से बेदखल होगा या फिर षड्यंत्र का शिकार होगा या कभी ना कभी राजा मारा जाएगा। ठीक है? इस स्थिति में ये जो व्यक्ति होते थे, ये अपने आप को मुक्त घोषित कर देते थे। यानी कि भाई राजा तो कमजोर हो गया, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं इस क्षेत्र का स्वतंत्र मालिक हूँ। और यहां से शुरू होती है सामंत व्यवस्था। सामंत व्यवस्था ये ऐसी है। अब एक बात समझो, सामंत होते क्या है फिर? तो हम इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, सामंत राजा के अधीन, सामंत राजा के अधीन जमीन के एक टुकड़े एक टुकड़े पर नियंत्रण अ, रखने वाला रखने वाला वर्ग था। बात समझ पाए? यानी राजा के अधीन
जो भूमि आती थी उस पर नियंत्रण रखने वाला एक वर्ग था। कौन था ये था सामंत। और यही सामंत जब राजा कमजोर हो जाता था तो ये अपने आप को मुक्त घोषित कर देते थे। ठीक उसी प्रकार आप इस मैप में आइए, उसी प्रकार से ये जो आपका श्रीगुप्त दिख रहा है, ये एक सामंत था प्रयागराज और उसके आसपास का क्षेत्र। परिणाम ये हुआ कि लिहाजा जो क्षेत्रीय राजा था वो कमजोर हुआ और श्रीगुप्त ने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। लेकिन इसने प्रयागराज में नहीं किया, ये प्रयागराज से पलायन किया पटना की तरफ, पाटलिपुत्र की तरफ। तो जब श्रीगुप्त का आप साम्राज्य देखोगे तो केवल और केवल इतना छोटा सा दिखेगा, इतना छोटा सा। इसके बाद इसमें वृद्धि करता है समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम। बात समझ पा रहे हो आप? आप जरा देखो, हुआ ये कि श्रीगुप्त श्रीगुप्त लगभग 275 ईस्वी से और लगभग 300 ईस्वी तक अपने गद्दी पर बना रहा था। हालांकि ये ईयर्स वगैरह मैं लिखाऊंगा नहीं, चूंकि अपने उत्तर प्रदेश के संबंध में इसका कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, मैं केवल और केवल उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करूंगा जो अपने उत्तर प्रदेश के संबंध में हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये चीजें आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज केवल आप सुनते जाइए। तो श्रीगुप्त 275 से लगभग 300 ईस्वी तक अपनी गद्दी पर बना रहा। इसका एक पुत्र था, पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, लेकिन ये नाबालिग था। जब 300 ईस्वी में ये गद्दी से हटा तो इसका पुत्र था नाबालिग। तो इसने किया क्या, इसने अपने भाई को बुलाया और इसका भाई का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच घटोत्कच को राजगद्दी दे दी और घटोत्कच लगभग 300 से 319 ईस्वी तक अपनी गद्दी पर बना रहा। लेकिन 319 आते आते चंद्रगुप्त प्रथम बड़ा भी हो गया था, सत्ता संभालने के योग्य भी हो गया था और आराम से सत्ता संभाल के उसकी सीमा रेखा भी बढ़ा सकता था। वो इतना योग्य था। लेकिन हाँ, घटोत्कच के बारे में एक बात कहनी पड़ेगी। ये इसने सीमा रेखा तो नहीं बढ़ाई अपनी, लेकिन हाँ, सीमा रेखा इसने जाने भी नहीं दी। अपना साम्राज्य जितना था, उतना बनाए रखने की जिम्मेदारी घटोत्कच की रही। अब चंद्रगुप्त प्रथम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल लगभग 319 से कितना 344 ईस्वी के आस सॉरी माफ कीजिएगा, 334 ईस्वी के आसपास जाता है जब ये चंद्रगुप्त प्रथम बनता है। और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कहा जाता है कि ये गुप्त साम्राज्य का पहला संप्रभु शासक था। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और इसने, आपको शायद पता भी होगा कि इसने गुप्त संवत की स्थापना की थी, जो कि 319 में जब इसने राजगद्दी संभाली थी, जिसका आधार वर्ष 319 ईस्वी था। और एक खास बात, ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम, इसने अपने आप को महाराजा धीराज की पदवी से नवाजा था। ये क्या होता है भला देख लो। देखो, किसी क्षेत्र में एक राजा होता है, क्लियर है? यहां देख लेते हैं। देखो, ये एक क्षेत्र है, ठीक है, एक इलाका है, यहाँ का ये राजा है इस क्षेत्र का। एक ये क्षेत्र है, यहाँ का ये राजा है, क्लियर है, और यहाँ का ये राजा है। राजा नंबर एक, दो और ये तीन। गौर करिएगा जरा। और ये बड़ा सा भाग है, ये राजा तीन हैं। तो जो साधारण राजा है वो राजा है। अगर सपोज करो ये राजा थोड़ी पावर ले ले और शक्ति ने इकट्ठा करके इन दोनों को पराजित करके अपने आप में श्रेष्ठ साबित हो जाए, या इन तीनों में ही श्रेष्ठ हो जाए, तो इसे कहेंगे महाराज। महाराज। बात समझ पाए? जो राजा अन्य राजाओं की तुलना में एक श्रेष्ठ हो जाए या उनको हरा के अपने आप को सर्वोच्च शक्ति स्थापित कर दे, वो महाराज हो गया। राजाओं का भी राजा महाराज। अब एक ऐसा भी राजा होता है जो इस महाराजा को भी हरा के अपने में समाहित कर ले, उसे कहेंगे महाराजाधिराज। महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त प्रथम कुछ इसी प्रकार का महाराजाधिराज था। उसने अपने आसपास की समस्त क्षेत्रीय शक्तियों को हरा के उन पर आधिपत्य जमाया था। जरा देखो कौन कौन सी शक्तियां हैं। गुप्त वंश जब शुरू हुआ था तो भारत विकेंद्रीकरण की राह में था। पंजाब की हम बात करें तो उत्तरी पंजाब में यौधेय क्षेत्रीय शक्ति उभर के सामने आ रही थी। अर्जुनायन, किदार कुषाण, ये पंजाब में थी शक्तियां। मुरुंड, या जिन्हें चीनी भाषा में मेउलिन कहा जाता है, वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में फैले थे बल्कि उत्तराखंड की सीमा में भी उनका विस्तार हो गया था। मेउलिन थे। और साथ ही साथ असम के क्षेत्र में समतट क्षेत्रीय शक्ति और डवाक क्षेत्रीय शक्ति का बोलबाला था। वहीं अगर हम दक्षिण की तरफ बढ़ें तो कुषाण वंश, सॉरी माफ कीजिएगा, कुषाण, इक्ष्वाकु वंश,
और पल्लव वंश इनका बोलबाला था। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमाओं के आसपास और ये जो सिंध वाला इलाका है पाकिस्तान का, यहाँ पर शक जातियों का विस्तार था। अगर हम मध्य देश और महाराष्ट्र की बात करें, ये बड़ा सा भूखंड, यहाँ वाकाटक वंश का अपना आधिपत्य था। मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर का क्षेत्र था, वहां नागवंश का बोलबाला था। इन सभी क्षेत्रीय शक्तियों से लड़ेगा चंद्रगुप्त प्रथम। हालांकि सबसे नहीं लड़ पाता है। इसके बाद इसका जो पुत्र आएगा, जिसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त ने इन सबको परास्त करके एक बड़ा सा साम्राज्य अपना स्थापित किया था। ये देखो यहां से यहां तक, ये पूरा समुद्रगुप्त का राज है। नागवंश को भी परास्त किया था। लेकिन हाँ, समुद्रगुप्त वाकाटक में प्रवेश नहीं कर पाया था। ये बड़ा सा बड़ा इलाका जो आप देख रहे हो, ये पूरा समुद्रगुप्त का है। असम में भी इसने प्रवेश किया और समतट और द्वाक क्षेत्र के राजाओं को भी इसने परास्त किया। ये जो आप देख रहे हो पूरा, ये समुद्रगुप्त का एरिया है। ठीक है। तो बड़े से भूखंड में ये लोग राज कर रहे थे। क्लियर है। तो खैर इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। ये सामान्य हमने परिचय दे दिया आपको गुप्त वंश का। तो वापस आओ, हम लोग वापस चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बातें पूछी जा सकती है। ठीक है। तो जरा देख लो, अब यहां लिखो आप गुप्त वंश, और ये हमारे साथ आप कोशिश करिएगा कि नोट करते रहो। लिखो जरा गुप्त वंश। ठीक है। इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक था श्रीगुप्त। ये कहाँ का ये अभी मैंने कौन सा शब्द बोला था? सामंत। ये कहाँ का सामंत था? दरअसल ये सामंत था प्रयागराज और आसपास के क्षेत्र का। आसपास के क्षेत्र का। ठीक है। यहाँ का ये सामंत था। और श्रीगुप्त ने ये यहाँ से पलायन किया पाटलिपुत्र, और इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है। इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बताई, यानी बनाई। तो यहां से तो इसके बारे में कम जानकारी मिलती है, क्योंकि इसने साम्राज्य विस्तार भी ये नहीं कर पाया था। इसके बाद इसका जो भाई है घटोत्कच, घटोत्कच को जिम्मेदारी भी नहीं मिली कुछ। घटोत्कच भी यहीं तक सीमित रह गया। इसके बाद इसका जो पुत्र है वो गद्दी पर बैठता है। पुत्र का नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम। जब ये गद्दी पर आया तो इसने अपना साम्राज्य साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है। और विस्तार करते करते इसने अपने साम्राज्य में उत्तर प्रदेश के काशी और कोसल क्षेत्र को, काशी और कोसल क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक। बात समझ पा रहे हो? ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही पढ़ रहे हैं, तो फिर काशी और कोसल ये हमारे उत्तर प्रदेश में आते हैं, और इनको अपने साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक। अब यहां से इसका एक पुत्र हुआ। इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। गौर करिएगा। ठीक है। इनके ईयर्स मैं नहीं लिख रहा हूँ। आमतौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इनके ईयर्स का कोई सरोकार नहीं है। ठीक है। जब आप प्रॉपर इतिहास पढ़ेंगे वहां हम लोग चर्चा करेंगे इसकी सबकी। तो ये रहा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसने और भयानक भयानक उपाधियां अपने नाम के आगे जोड़ी थी। जैसे आपने एक दो बता दूं मैं एग्जाम्पल के तौर पर। उपाधियां बड़ी खतरनाक थी, जैसे धरणीबंध, ये उपनाम थे इनके। परमांक, ये समुद्रगुप्त का उपनाम था। जैसे इसने एक और नाम देखो अपने नाम के आगे ऐड किया था, अश्वमेघ कर्ता। तो ये समुद्रगुप्त के उपनाम है। तो ये, हाँ, महाराजा धीराज टाइप बड़े खतरनाक खतरनाक टाइप के नाम होते थे। खैर, आगे बढ़ो। अच्छा, ये समुद्रगुप्त ने किया क्या कि अ, इसके बारे में आप ऐसे समझो, इसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में एक जानकारी मिलती है। जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति लेख से। ये अशोक स्तंभ में भी उत्कीर्णित लेख है। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा संस्कृत में। और ये जो लेख लिखा गया है, ये समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया है, इसीलिए इसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति लेख। और चूंकि प्रयाग स्तंभ में लिखा गया है, अशोक के स्तंभ में, ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति लेख हो गया। प्रशंसा की जा रही है समुद्रगुप्त की। लिखा किसने? प्रश्न ये भी आता है। इसे लिखा किसने? तो समुद्रगुप्त का ही एक दरबारी था जिसका नाम था हरिशेन। इसका नाम था हरिशेन। ठीक है।
और इसने इस प्रयाग प्रशस्ति लेख को लिखा था संस्कृत भाषा में। ये आप वीडियो पॉज करके लिखते जाना एक वाक्य में। हो सकता है आपको डायग्राम ये समझ में ना आए, लेकिन मैं ऐसे ही आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप वीडियो पॉज करिएगा और इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना, या फिर ऐसे ही इसको 3-4 बार देखो, आपको हाँ, चीजें याद हो जाएंगी। प्रयाग प्रशस्ति लेख ये किसने लिखवाया? हरिशेन ने। ये कौन था? इन्हीं का दरबारी था। प्रयाग प्रशस्ति लेख किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में। अच्छा, हरिशेन को एक और नाम से जाना जाता है। इसका क्या नाम है? इसे कहा जाता है महासंधि विग्राहक। इसके नाम का भी अर्थ है। इसके नाम का भी अर्थ है। ठीक है, क्या है आगे देखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा हर्षेय ने, और संस्कृत भाषा में लिखा। इसी प्रयाग प्रशस्ति लेख से हमें जानकारी मिलती है, किसकी? हाँ, समुद्रगुप्त की। इसी प्रयाग प्रशस्ति लेख से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, जानकारी क्या मिलती है, अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। इसमें प्रयाग प्रशस्ति लेख में जरा देखो, प्रयाग प्रशस्ति लेख में, इस लेख में, इस लेख ऐसे लिख लो, कुछ वाक्य बन नहीं रहा है। इस लेख की जो 21st यानी 21वीं पंक्ति है, 21वीं पंक्ति में लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है कि समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त, आर्यावर्त के अ, 9 शासकों को, आर्यावर्त के 9 शासकों को परास्त किया था। ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। परास्त किया था। ठीक है, अब इन 9 शासकों में क्या कोई उत्तर प्रदेश से भी संबंधित है? जी हाँ, उन 9 शासकों में जो 4 शासक हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। जरा देख लो, इन 9 शासकों में यूपी के शासक कौन कौन थे? यूपी के शासक, तो सबसे पहला इसमें आपको एक देखने को मिलेगा कौशाम्बी का नरेश। कौशाम्बी का एक नरेश है जिसका नाम है रुद्रदेव। इसको भी समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। दूसरा कौन है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है? एक शहर है बुलंदशहर, नाम सुना होगा आपने। बुलंदशहर का एक शासक है मत्तिल, उस समय था मत्तिल। इसको भी समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ये उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। तीसरा कौन था? तीसरा है मथुरा। मथुरा में एक वंश था जिसका नाम है नाग वंश। ठीक है, और यहाँ का शासक था, इसका नाम है गणपति नाग। गणपति ऐसे लिखेंगे, गणपति नाग। इसको भी समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। और चौथा कौन था? चौथा है एक क्षेत्र बरेली, और बरेली पांचाल की राजधानी यानी कि अहिच्छत्र। अहिच्छत्र, यहाँ का शासक था जिसका नाम मिलता है हमें अच्युत। अच्युत, इनको भी समुद्रगुप्त ने परास्त किया था। तो ये जानकारियां हमें प्रयाग प्रशस्ति लेख से मिलती हैं। यहां तक बात समझ गए? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये जानकारियां हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अब देखो, समुद्रगुप्त के बाद एक उत्तराधिकारी इसका और आया। इसका उत्तराधिकारी कौन बना? इसका उत्तराधिकारी बना चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, यानी इसे ही कहा जाता है विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड यहाँ इसका उत्तराधिकारी बनता है। इसके बारे में भी कुछ जानकारियां हैं। क्या है जानकारियां जो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? जरा देख लो। ये गद्दी पर बैठा था लगभग 380 ईस्वी में। ठीक है, ये चंद्रगुप्त सेकंड, हमारे उत्तर प्रदेश में एक शहर है मथुरा, इसका संबंध मथुरा से बड़ा शानदार था। आप लोगों के भी संबंध कहीं होंगे। तो मथुरा में उस समय था नागवंश, और नागवंश की एक कन्या थी, नागवंश की ही एक कन्या थी। इसका कन्या का नाम क्या है? हाँ, इसका नाम है कुबेर नागा। कुबेर नागा। जनाब, इन चंद्रगुप्त सेकंड का इनसे कुछ संपर्क हुआ होगा, और इनका संपर्क विवाह में बदल गया। ठीक, तो मथुरा की नागवंश की जो कन्या थी कुबेर नागा से चंद्रगुप्त सेकंड का विवाह हुआ। विवाह के उपरांत पुत्री हुई इनकी, और इनकी पुत्री का नाम था प्रभावती। बात समझे? यहां से फिर से समझो। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त सेकंड। इनसे संबंधित जानकारी हमारे उत्तर प्रदेश में क्या मिलती है? कि ये मथुरा में नागवंश की कन्या कुबेर नागा से इनका विवाह हुआ, जिसके पश्चात प्रभावती पुत्री हुई इनकी। और ये सब जानकारी हमें मिलती कहाँ है?
ये सब जानकारी मिलती है आपको। मथुरा में 3 लेख मिले हैं, समझो, वहां से मिलती है। अब जरा देख लेते हैं। मथुरा में ही, जो चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित हैं, मथुरा में 3 लेख मिले हैं। ठीक, 3 लेख मिले हैं मथुरा में। इनसे पुष्टि क्या होती है? इनसे, इन लेखों से, इनसे पुष्टि होती है। पुष्टि मतलब, हाँ, इनसे पता चलता है, पुष्टि होती है कि तत्कालीन समय में मथुरा शैव धर्म को मानता था, यानी यहाँ के लोग। लेकिन इसी के समय एक चीनी यात्री आता है, फाहियान। उसने मथुरा के वर्णन में कहा है कि मथुरा के सभी छोटे बड़े लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। तो इसके अनुसार भी आप लिख लो, चाहो तो नोट बना के। ये हमारे कथन कारण में पूछा जा सकता है। नोट बना के लिखो, फाहियान, चीनी यात्री फाहियान के अनुसार, फाहियान के अनुसार, अनुसार मथुरा एक, ऐसे लिखो, मथुरा में सभी छोटे बड़े लोग, छोटे बड़े लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट आप बना के लिख लीजिए। क्लियर है बात? अच्छा, अब देखो जरा, क्या गुप्त वंश में कुछ कलाकृतियां भी मिली हैं? गुप्त वंश को हालांकि कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है, और इसमें कई सारे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं, जरा देख लेते हैं इसको एक नजर से। लिखो जरा यहां से। गुप्त काल, गुप्त काल को कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे यहीं पर मंदिर निर्माण शैली का भी विकास होता है। नागर शैली स्वर्ण युग कहा जाता है। और यहां पर आपने देखा होगा, अपने कानपुर में, कानपुर में एक मंदिर है जिसको कहते हैं भीतर गांव मंदिर। ये किससे संबंधित है? गुप्त काल से ही संबंधित है। साथ ही साथ आपने देवगढ़ का नाम सुना होगा। देवगढ़ यानी कि ललितपुर, ललितपुर बुंदेलखंड वाला इलाका। यहां पर आपने दशावतार, दशावतार मंदिर का नाम सुना होगा, यहीं का है। और इस दशावतार मंदिर में इसकी दीवारों पर शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु का चिन्ह या भगवान विष्णु की प्रतिमा उकेरी गई है। तो इसको आप चाहो तो दशावतार मंदिर में एक लाइन बना के लिख लो। मंदिर की दीवार पर, मंदिर की दीवार पर शेष, शेष मतलब शेषनाग वाला शेष, शेष शैया, उस शेषनाग को सैया बना के, यानी बिस्तर बना के, शेष शैया पर शयन करते भगवान विष्णु, अ, भगवान विष्णु के दृश्य मिलते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, यहां से आप देखोगे सारनाथ से भी स्तूप, यानी कि सारनाथ से भी स्तूप के निर्माण का वर्णन मिला है हमें यहाँ पर। और सारनाथ से बहुत सारी बुद्ध की प्रतिमाएं मिली हैं। जैसे आपको एक दो एग्जांपल के लिए बता दूं, आप चाहना तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। पद्मासन में विराजमान भगवान बुद्ध को दर्शाया गया है। और सारनाथ में ही धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में भी भगवान बुद्ध को दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप ये बातें आप चाहो तो नोट कर लेना, अदरवाइज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन दोनों को देखो। ठीक है, अब जरा इसके आगे बढ़ते हैं। और जो मथुरा से बुद्धकालीन बुद्ध की मूर्ति भी मिली है, जो एकदम शांत है, गंभीर है, चेहरे पर मंद मुस्कान के साथ मथुरा से हमें बुद्ध की मूर्ति प्राप्त होती है। ये भी गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्तकालीन है। आप देख पाओगे कि पाषाण के अतिरिक्त इस काल में धातुओं की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। जैसे सुल्तानगंज से कांसे की बुद्ध की मूर्ति मिली है। हालांकि सुल्तानगंज से जो कांसे की बुद्ध की मूर्ति मिली है उसका संबंध हमारे यूपी से नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। लेकिन ये सारी चीजें मिली हैं। आप देखिए कि गुप्त काल के लोग कला में कितने निपुण हो चुके थे। और यहीं से मंदिर निर्माण शैली भी प्रकट होगी। आओ जरा इसकी एक झलक मैं दे देता हूँ, इसको एक मिनट मैं यहीं पर दिए देता हूँ। देखो,
ये पहले होता क्या था, पहले हमारे पास एक मूर्ति हमने बनाई, ठीक, और इनको हमने माना आराध्य, ये हमारे आराध्य हैं। इनको मैंने खुले में एक जगह दे दी, ये है मूर्ति, ध्यान दो। और इनको खुले में जगह दे दी, एक टेबल या फिर एक ऊंची पट्टी या पत्थर में इसको रख दिया, और यहाँ पर हम पूजा अर्चना करने लगे। मनुष्य का विकास धीरे धीरे होता रहा। मानव मन विकास की उत्तरोत्तर गति में आगे तेजी से बढ़ता रहा। वो जब अपने लिए उसने छत की तलाश कर ली, तो उसने सोचा क्यों ना मूर्ति को भी छत दे दी जाए। तो इसने किया क्या कि ये रही मूर्ति। अब उसने इस मूर्ति को बंद कर दिया एक कमरे से, एक छत से, ठीक है। ध्यान दो, ये रहा एक कमरा, और इस कमरे के अंदर इस मूर्ति को जगह दे दी, और इसको बोल दिया गया ये है गर्भगृह, और ये हमारे भगवान की मूर्ति है। और यहाँ पर बना दी गई सीढ़ी, और ये हो गई सपाट छत वाला मंदिर। जब हम लोग मथुरा कला या फिर द्रविड़ शैली के मंदिरों मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये है, इसको बोला गया सपाट छत वाला मंदिर। देखो मंदिर का विकास हुआ कैसे, ठीक। पहले सिर्फ मूर्ति थी, फिर इसके बाद सपाट छत वाला मंदिर आया। फिर इसके बाद जब और मानव कुशल हो गया, कला में पारंगत हो गया, तो उसने किया क्या कि ये जो छत थी उसको वो और आकर्षक बनाने लगा। ये रही मूर्ति, ठीक। और इसमें बंद है ये मूर्ति किसमें, एक मंदिर में, जो कि मंदिर है सपाट छत वाला। लेकिन जब व्यक्ति, एक मिनट इसको जरा इरेज कर देते हैं, यहां से छत बन नहीं पाएगा, इरेजर, यहां से बनाओ इसको। देखो, ये एक हो गया आपका, हाँ, एक छत हो गई, और इसके अंदर ये हो गई मूर्ति, ठीक। और इस मूर्ति को गर्भगृह में कैद कर दिया गया, बना दी गई सीढ़ी, ठीक है। और फिर यहां पर किया क्या गया कि इसको और आकर्षक बनाया गया, ताकि मंदिर लगने लगे ये। यानी मंदिरों में भी देखो संशोधन हो रहे हैं, ये एक विकास की प्रक्रिया चल रही है मंदिरों में भी। और यहां रख दिया गया कलश, ठीक है, ये सब गुप्त काल में आपको देखने को मिलेगा। और इसके ठीक ऊपर एक झंडा लगा दिया गया। और ये हो गया कौन सा मंदिर, हाँ, पिरामिड दिख रहा है, पिरामिडाकार, पिरामिडाकार, अ, पिरामिडाकार, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे, कहाँ गया, पिरामिडाकार शिखर युक्त, यानी शिखर है इसमें। यहां शिखर था नहीं, तो सपाट छत वाला मंदिर था। पिरामिडा, यहाँ पिरामिड का आकार है और शिखर भी है। पिरामिडाकार शिखर युक्त नागर शैली के मंदिर, नागर शैली के मंदिर। आपने बहुत सारे मंदिर ऐसे देखे होंगे अपने आसपास मोहल्लों में। फिर इसके बाद और ज्यादा कुशलता आई, कलाकारी आई मनुष्य के हाथों में, और उसने और आकर्षक मंदिर बनाने शुरू किए। ये हो गया ये होगी मूर्ति, इसको यहाँ बना दी उसने सीढ़ी, ठीक है। और फिर हुआ क्या, इसने फिर पिरामिडाकार नहीं बनाया, इस बार इसने परवलयाकार बनाना शुरू किया ये क्षेत्र। और यहाँ पर इसने रख दिया कलश, और ऊपर रख दिया एक झंडा, ठीक, ऐसे। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया परवलयाकार, परवलयाकार शिखर युक्त नागर शैली के, नागर शैली के मंदिर। बात समझ पा रहे हो। तो देखो मंदिरों का विकास कहां से कहां तक हो रहा है। पहले, सबसे पहले हम मूर्तियों को सिर्फ और सिर्फ खुले आकाश में रख के इनकी पूजा अर्चना करते थे। लेकिन बाद में मंदिरों को हमने एक छत प्रदान करी, हमारे कलाकारों ने। और ये सब गुप्त वंश में हो रहा है। और इसके बाद इन्होंने मंदिरों की छत को भी एक नया रूप दिया, जिसे कहा गया पिरामिडाकार शिखर युक्त नागर शैली के मंदिर। और फिर परवलयाकार इन्होंने शिखर देना प्रारंभ किया। और फिर और आगे जब बढ़ोगे तो और आकर्षक आकर्षक मंदिर बनेंगे। तो ये हम लोग कला और संस्कृति में पढ़ेंगे जब, हाँ, इतिहास के बारे में हम लोग ज्यादा समझ सीख रहे होंगे। तो खैर, इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश में वापस आते हैं। तो अब इसमें एक चीज बची है, इसमें कुछ अभिलेख हैं जो अपने उत्तर प्रदेश से पूछे गए हैं, जो गुप्त साम्राज्य से संबंधित हैं। वो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि फला अभिलेख कहाँ से मिला है, किस जिले से मिला है, तो अपना वो लिख लो। लिखो यहाँ, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश गुप्तकालीन, गुप्तकालीन अभिलेख, कामा, शिलालेख, कामा, स्तंभ लेख, ठीक है। एग्जाम में हमारी ये टेबल बना के मैच द फॉलोइंग्स करके पूछा जा सकता है। तो एक जिला है, ये रहा अपना एटा,
ये क्या है? एटा। यहां से गुप्तकालीन एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है, ये आप याद रखिएगा, लिख लीजिए, बिलसद। बिलसद अभिलेख। अच्छा, बिलसद अभिलेख, इसकी क्या खास बात है? इसके बारे में ये सूचना प्रदान करता है? यह दरअसल सूचना प्रदान करता है कुमार गुप्त के बारे में। कुमार गुप्त संबंधी है। संबंधी ऐसे लिखेंगे। हाँ, कुमार गुप्त संबंधी है, और साथ ही साथ कुमार गुप्त, कुमार गुप्त प्रथम तक गुप्त वंशावली, गुप्त वंशावली प्राप्त होती है यहां से। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि बिलसद अभिलेख किस गुप्त वंश, किस गुप्त शासक से संबंधी है, और बिलशद अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया गया है। बस दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाओ अपने प्रयागराज में। ये रहा मिर्जापुर और ये है प्रयागराज। प्रयागराज में क्या मिला है, जरा इसको देख लो। ये है प्रयागराज। प्रयागराज में भी एक अभिलेख मिला है, इसका नाम है गढ़वा। एक जगह है, गढ़वा के दो शिलालेख मिले हैं, यानी गढ़वा से दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, और जिनका संबंध गुप्त वंश से है। और ये भी किससे संबंधी है? ये भी संबंधित हैं कुमार गुप्त से। कुमार गुप्त से। और ये जो गढ़वा के दो शिलालेख हैं, यहां से एक जानकारी मिलती है। कौन सी? इसको लिख लो, पूछा जा सकता है। किसी दान ग्रह के दान दिए जाने का उल्लेख है। दिए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब जरा यहां आओ। ये रहा आपका कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, और ये कौन सा है? कहाँ थे? कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, ये कौन सा था? बाराबंकी, और ये था रायबरेली। रायबरेली के बाद ये है अमेठी, और ये रहा आपका अयोध्या। ठीक है, ये कौन सा है? अयोध्या। अयोध्या में भी एक अभिलेख मिला है जो गुप्त वंश से संबंधित है। कौन सा है, इसको भी देख लेते हैं। यहां से मिला है, इसका नाम है, हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, करमदंडा। आपसे पूछ सकता है, करमदंडा अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? और इसमें है क्या, वर्णन क्या दिया गया है? इसमें दरअसल कुमार गुप्त के मंत्री पृथ्वी सेन ने शिव प्रतिमा पर इसको, इसका उत्कीर्ण करवाया था। आप चाहना तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब कुछ और अभिलेख देख लेते हैं। जैसे प्रयागराज में ही, ये जगह है प्रयागराज। प्रयागराज में ही एक गुप्तकालीन अभिलेख मिला है जिसका नाम है मानकुंवर, मानकुंवर अभिलेख। ठीक है, इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है? दरअसल बुद्ध मित्र के द्वारा एक बुद्ध प्रतिमा स्थापित की कराई गई थी, और उसमें इस अभिलेख के बारे में वर्णन मिलता है, यानी कि कुछ पंक्तियां मिलती हैं। ठीक है, अब यहां से देखो जरा गाजीपुर कहाँ है। ये रहा आपका बलिया, ये चंदौली, और संभवतः ये है गाजीपुर। गाजीपुर। गाजीपुर से क्या मिला है? यहां से एक अभिलेख मिला है, मैं यहां लिखे देता हूं, चूंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका नाम है भीतरी, भीतरी स्तंभ लेख। ये मिला है गाजीपुर में। और यहाँ के फैक्ट भी पूछे जाते हैं हम लोगों से। हम लोगों से पूछा ये जाता है कि पुष्यमित्र, कामा, हूण, और स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? यहीं से। स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त किया था, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? गाजीपुर अभिलेख से। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि गुप्त शासक स्कंदगुप्त के इतिहास का वर्णन हमें कहाँ से मिलेगा, तो यही है, भीतरी स्तंभलेख अर्थात गाजीपुर से। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है। अच्छा, प्रयागराज में, गढ़वा में भी स्कंदगुप्त के शासन का काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहां से एक बात और लिख लो, प्रयागराज में ही जो गढ़वा है, गढ़वा शिलालेख, शिलालेख, यहां से भी एक जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? यहां से जानकारी मिलती है हमें स्कंद गुप्त के बारे में। और ऐसा कहा जाता है कि स्कंद गुप्त के शासन काल का यह जो अभिलेख है ना, गढ़वा शासन काल का, यह अंतिम अभिलेख माना जाता है। अंतिम अभिलेख
माना जाता है, माना जाता है। ठीक है? और एक याद रखो आप, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये रहा आपका गोरखपुर, ये रहा आपका गोरखपुर, और गोरखपुर से एक अभिलेख मिला है जिसको कहते हैं कहोम का अभिलेख। ठीक है? अभिलेख। क्लियर है? और ये है क्या? क्या है इसमें खूबी? इसे मद्र नामक व्यक्ति द्वारा जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को बनाए जाने का इसमें उल्लेख है। तो लिख लो, इस अभिलेख में मद्र नामक व्यक्ति द्वारा जैन प्रतिमाएं बनाए जाने का उल्लेख है, का उल्लेख मिलता है। ठीक है? क्लियर है यहां तक? तो ये हम लोगों ने आज गुप्त वंश के बारे में कुछ जानकारियां देखी। ठीक? क्लियर है? अब आते हैं हम लोग इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं हमारे एग्जाम में, उनको देख लेते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। तो सारनाथ में जो भूमि को स्पर्श कर रही है, एक हाथ से महात्मा बुद्ध भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। आप इसको गूगल में डालिए, भूमि स्पर्शी मुद्रा, बुद्ध की प्रतिमा। तो आप देख पाएंगे एक हाथ से वो, हाँ, जमीन को स्पर्श कर रहे हैं। तो आप इन फिगर्स को एक बार देख लिया करो, तो ज्यादा समझ विकसित हो जाएगी। तो ये प्रतिमा कहाँ से है, किस वंश से संबंधित है? गुप्त काल से। ठीक है? इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से किस शासक के बारे में सूचना मिलती है? तो ये मैंने आपको अभी बताया था, पीछे देखो जाके। इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कहाँ मिलता है? हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख में। तो ये इलाहाबाद हो गया। ठीक है? बहुत आसान है, अभी ये सारे क्वेश्चंस मैं कर चुका हूँ, और ये सारे क्वेश्चंस देखो आए हुए भी हैं, है ना? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व सौंपा गया था? तो सबसे पहली बार यही था, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति लेख इसे जारी किया था। ठीक है? और बताओ, पांचवें नंबर में समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख से किसका लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? हाँ, ये मैंने नहीं पढ़ाया है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको जब मुगल काल पढ़ाऊंगा। इसका आंसर होगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर छठे में आओ, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया? आरओ आरओ 2014 में पूछा गया है। ये कौन सा है? भीतरी, यही है। कहाँ का? भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी कहाँ है? भीतरी है गाजीपुर में। ठीक है? क्लियर है? तो जरा इसमें देखो, गुप्तोत्तर काल है क्या? गुप्तोत्तर काल की शुरुआत मानी जाती है लगभग 550 से लेकर 750 ईस्वी तक। ये वो दौर था जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था और भारत की राजनीति में पुनः एक परिवर्तन आ रहा था। विकेंद्रीकरण और विभाजन की जो प्रवृत्तियां थीं वो भी हावी हो रही थीं। इस स्थिति में जो गुप्तोत्तर काल था, उसमें कई सारे छोटी-छोटी क्षेत्रीय जो राज्य थे, वो फिर से अस्तित्व में आ रहे थे। और उन्हीं में से एक राज्य अस्तित्व में आएगा, जो जिसे हम कहेंगे कन्नौज। और आज अगर देखा जाए तो हम लोग कन्नौज के ही इतिहास के बारे में जानेंगे, और इस कन्नौज के बारे में आप जानते होंगे, आजकल इसे इत्र का शहर भी कहा जाता है। ठीक है? तो इसके बारे में हमने अपने ही नोट्स से एक स्लाइड बनाई है, जिसमें उस समय के कन्नौज की स्थिति और उसके आसपास के जो भी राज्य थे, उन राज्यों की स्थिति के बारे में हमने यहाँ पर दर्शाया है। तो जरा देखो, एक नज़र डाल लेते हैं, कन्नौज है क्या? कहाँ था? उसके आसपास कौन-कौन से साम्राज्य थे? और उन साम्राज्यों में किन-किन राजाओं की स्थिति थी? और कैसी स्थिति थी? क्या वो कमज़ोर थे? कौन से कन्नौज की तरफ ज़्यादा हावी हो रहे थे आक्रमण करने के लिए? इन सब तथ्यों के बारे में एक सरसरी नज़र डाल लेते हैं। ये जो शहर आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश। इसमें ये जो ऊपर वाला भाग, हालाँकि कन्नौज भी ये इसमें गलत ड्रा हुआ है, कन्नौज यहाँ पर होना चाहिए। तो आप इस जो ये फिगर है, इसे आप यहाँ पर देखो। उस समय कन्नौज, जो ये वाला एरिया था अपना उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर मौखरी वंश का शासन था। जिस समय अपने उत्तर प्रदेश में कन्नौज में मौखरी वंश चल रहा था, उसी समय हरियाणा में थानेश्वर हरियाणा के थानेश्वर में वर्धन वंश का बोलबाला था। यहाँ का शासक प्रभाकर वर्धन था, जबकि कन्नौज का जो शासक था, वो ग्रहवर्मा था। ये मौखरी वंश से संबंधित था। यही नहीं, अब आप जरा अपने उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश के आसपास पाटलिपुत्र से इस क्षेत्र में आओ, तो यहाँ जो गुप्त वंश का पतन हो रहा था, वो
उत्तर गुप्त वंश ये शेष बचा था जिसका शासक था देवगुप्त। इस एरिया में वो निवास कर रहा था। ठीक है। जब आप असम की तरफ जाओगे तो वहां पर असम का भास्कर वर्मन साम्राज्य में था। और असम को आपको पता ही होगा, पुराना नाम कामरूप है। इसे कामरूप प्रांत का जो भास्कर वर्मन था वो शासन कर रहा था। ये कहीं न कहीं ये सारे के सारे जितने भी राजाओं के मैं नाम ले रहा हूँ, ये कन्नौज पर अपना प्रभाव डालेंगे। सभी की लालसा होती है कि उस समय का जो धनाढ्य शहर था, जिसे महोदय श्री कहा जाता था, अर्थात कन्नौज, उसको सब जीतना चाहेंगे। और इधर ये गुजरात की तरफ अगर आप बढ़ोगे तो यहाँ वल्लभी यानी मैत्रेय वंश का शासन था, जिसका शासक था ध्रुवसेन द्वितीय। ये दक्षिण में चालुक्य वंश थे, जिनमें पुलकेशिन द्वितीय का नाम आपने सुना होगा। और सबसे खास बात, बंगाल का शासक शशांक, जो पूरी तरह से प्रत्यक्षता हमारे कन्नौज को प्रभावित करेगा। और यही वो शशांक है जिसको मारने के लिए हर्षवर्धन पूरा जीवन लगा देता है। और ये जो पूरा आप साम्राज्य देख रहे हो, ये यानी ये वाई नुमा शेप, ये देखो, वाई के अक्षर का जो शेप ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा है हर्षवर्धन का इलाका। तो ये कैसे जीतता है, आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मौखरी वंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर ये मौखरी वंश था क्या, कब अपने अस्तित्व में आया। ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको कर देते हैं इरेज। और यहां से आप हमारे साथ थोड़ा सा लिखना शुरू करो। हालांकि उतना नहीं लिखाएंगे, चूंकि अपने उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें लिखो जरा, मौखरी वंश। मौखरी वंश। ठीक है। क्लियर है बात। तो ये मौखरी थे कौन? दरअसल जब गुप्तों का पतन चल रहा था तो गुप्तों के ही अधीन ये मौखरी उसके सामंत थे। मैंने सामंत आपको बताया था पिछले लेक्चर में। सामंत होते क्या थे? सामंत वो वर्ग था जो राजा के अधीन छोटे छोटे टुकड़ों पर राज करता था। टुकड़े आशय जमीन के, जमीन से है यहाँ। अर्थात किसी राजा ने अपने ही क्षेत्राधिकार में किसी व्यक्ति को, व्यक्ति वो पुरोहित भी हो सकता था, वो जैनी भी हो सकता था, वो बौद्ध भी हो सकता था, या किसी खास वर्ग का वो क्षत्रिय भी हो सकता था। अर्थात ऐसे लोगों को जब राजा जमीन का टुकड़ा दे देता था और उससे वो आशा करता था कि उस टुकड़े से राजस्व की प्राप्ति जो होगी वह व्यक्ति राजा को प्रदान करेगा। साथ ही साथ अगर राजा युद्ध पर जा रहा है तो उसे छोटी-मोटी सेना से भी उसको लाभान्वित करेगा। तो जो राजा के अधीन जमीन के टुकड़ों पर राज करते थे, ऐसे वर्ग को ही सामंत कहा गया है। लेकिन समस्या ये पैदा हुई जब राजा कमजोर हो जाता था। इस स्थिति में सामंत ही अपने क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में अपने आप को प्रकट करते थे और वहां अपने आप को मुक्त शासक घोषित कर देते थे। कुछ ऐसे ही थे मौखरी वंश। ये मौखरी वंश, अब जरा यहां से आप हमारे साथ साथ थोड़े नोट्स बनाते जाओ। ये मौखरी वंश थे कौन? ये गुप्त वंश के, यानी गुप्तों के, ऐसे लिखो, गुप्तों के सामंत थे। ठीक है। और इन्होंने अपने परवर्ती यानी कि जो बाद के गुप्त शासक हुए हैं वो कमजोर हुए हैं। उससे पहले आप समुद्रगुप्त की स्थिति देखोगे, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकेंड, वो इतने कमजोर नहीं थे जितने, हाँ, परवर्ती शासक कमजोर हैं। उनकी कमजोरी का ही इन्होंने लाभ उठाया और लाभ उठाकर कन्नौज में मौखरी वंश ने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में पेश कर दिया। ठीक है। तो इस पे लिखो जरा, गुप्तों के ये सामंत थे, था। इन्होंने इन्होंने परवर्ती गुप्त शासकों की निर्बलता का का लाभ उठाकर अ, कन्नौज में एक स्वतंत्र शासन घोषित कर दिया या स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। तो हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौखरी वंश उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये है कन्नौज से। ठीक है।
अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि मौखरी वंश की जानकारी हमें मिली कहाँ? ये जो मौखरी वंश है, इसकी हमें जानकारी कहाँ मिलती है? तो हमें मौखरी वंश की जानकारी मिलती है दो अभिलेखों से। और ये दो अभिलेख हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी लोकेशंस पूछी जाती है। कौन है? एक है हरहा अभिलेख। ये कहाँ मिला है? ये मिला है हमें हमारे जो एक जिला है बाराबंकी, यहाँ पर मिला है। और मौखरी वंश के प्रमाण एक जिले और है, उसका नाम है देवरिया। यहाँ पर एक अभिलेख है जिसका नाम है, देखो इसका नाम है सोहनाग का अभिलेख। ठीक है। सोहनाग के अभिलेख से भी इसके प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। अच्छा, ये दोनों हरहा अभिलेख और सोहनाग का अभिलेख यहाँ से डायरेक्ट प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं। दरअसल यहाँ से कुछ मोहरें मिली हैं, और इन मोहरों में मौखरी वंश की ओर, और इन यही मोहरें हैं जो मौखरी वंश की ओर इशारा करती हैं, उनके इतिहास की ओर। हरहा अभिलेख ये जो है, जो बाराबंकी से हमें मिला है, इसका इसका जो ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण ईशान वर्मा, उस समय काफी प्रतापी सम्राट था मौखरी वंश का, ईशान वर्मा के पुत्र सूर्य वर्मा ने करवाया था। तो आप इसमें एक बात और लिख सकते हो कि ये जो हरहा अभिलेख है, इसे किसने खुदवाया था? इसे खुदवाया था सूर्य वर्मा ने। सूर्य वर्मा ने। ठीक है। क्लियर है बात? और साथ ही साथ ये जो हरहा अभिलेख है, इसमें मौखरी वंश के, ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें मौखरी वंश के 4 शासकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। 4 शासकों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मौखरी लेख के अनुसार, अ, ये हरहा लेख के अनुसार मौखरी वंश का निम्न में से शासक कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो आपको ये 4 शासक आपको ध्यान रखने हैं। 4 शासकों के बारे में इसमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है। क्लियर है? कौन कौन से हैं ये शासक, जरा इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहले नंबर पर है, इसका नाम है हरिवर्मा। ये प्रारंभिक 4 शासक हैं। इसका नाम है हरिवर्मा। दूसरा, दूसरे का नाम है आदित्य वर्मा। ठीक है। और तीसरा है, इसका नाम है ईश्वर वर्मा, यानी सभी वर्मा हैं। और चौथा है ईशान वर्मा। इन 4 शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है हरहा अभिलेख से। क्लियर है बात? हरहा अभिलेख मिला कहाँ से? बाराबंकी से। और सोहनाग का अभिलेख ये कहाँ से मिला है? देवरिया से। ठीक है। और इन दोनों अभिलेखों से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? कन्नौज के मौखरी वंश से। ये बातें आप ध्यान रखोगे और एक जगह नोट करिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर से देखो एक बार, मौखरी वंश थे कौन? दरअसल ये गुप्तों के सामंत थे। जब गुप्तों की वंशावली में कमजोर शासक आने शुरू हो गए, तो उनकी निर्बलता का लाभ उठा के कन्नौज में एक नया स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ है, और वो हुआ है मौखरी वंशों का। ठीक है। और इनके बारे में हमें जानकारी इन दो अभिलेखों से प्राप्त होती है, जिसमें हरहा अभिलेख ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका निर्माण एक तो सूर्य वर्मा ने करवाया, ये, और दूसरा, इस मौखरी वंश से प्रारंभिक 4 मौखरी शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, जिनके नाम है हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा और ईशान वर्मा। ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ और तथ्य देखो। वहीं अगर आपसे पूछेगा, चूंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारियां हैं, आपसे अगर पूछे, नोट बना के लिखो कि मौखरी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? सबसे प्रतापी शासक था इनका, इसका नाम है, इसका नाम मिलता है हमें सर्ववर्मा। ठीक है। और ये प्रतापी किन मायनों में था? आखिर कुछ तो किया होगा ऐसा इसने, जिसके बारे में इतिहास में इतिहासकार इसे सबसे शानदार राजा मानते हैं मौखरी वंश का। तो इसने अपने साम्राज्य में, यानी जो कन्नौज का साम्राज्य था, उसने इसने अपने साम्राज्य में मगध तक को मिला लिया था। मगध को मिला लिया था। आप सोच के देखो, इतना बड़ा साम्राज्य मगध, जहां चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासकों का पूरा का पूरा आधिपत्य रहा है, अशोक जैसे शासकों ने वहां पर राज किया है, उस मगध को भी एक समय जब वो कमजोर हुआ, तो उसे
कन्नौज जैसे छोटे साम्राज्य में मिलाने का श्रेय भी सर्ववर्मा को जाता है। ठीक है। सर्ववर्मा के बाद एक इसी वंश का शासक हुआ है सर्ववर्मा के बाद, जिसका नाम है अवंती वर्मा। अवंती वर्मा। हालांकि अवंती वर्मा के बारे में ज्यादा कुछ चर्चे हैं नहीं। अवंती वर्मा के बाद जो एक राजा आएगा जिसका नाम है ग्रह वर्मा, उसके बारे में यहां से हमारे जो कन्नौज का इतिहास है वो पूरा का पूरा बदल जाता है। बात समझ पा रहे हो? क्यों बदल जाता है? क्योंकि ग्रह वर्मा था मौखरी वंश अर्थात कन्नौज का, और ग्रह वर्मा अपने संबंध स्थापित करता है हरियाणा से। हरियाणा यानी कि आपने नाम सुना होगा, वर्धन वंश। यहां से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, और यहां से पूरा का पूरा, इसमें लिख लो वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध, और यहां से पूरा का पूरा सिनेरियो अर्थात पूरा का पूरा हमारे उत्तर प्रदेश का इतिहास ही बदल जाता है। तो जरा एक सरसरी नजर डाल लेते हैं भारत के नक्शे पर फिर से। देखो, ये यहाँ पर, अब देखो हमने यहाँ पर वंशावली पूरी खत्म कर ली। पूरी खत्म करने के उपरांत हम लोग आ गए हैं ग्रह वर्मा पे। अब जिस समय ग्रह वर्मा हमारे कन्नौज पर राज कर रहा था, अर्थात मौखरी वंश का एक शासक, ठीक उसी समय हरियाणा में खानेश्वर में वर्धन वंश का बोलबाला था। यहां पर ग्रह वर्मा शासन कर रहा था। ठीक उसी प्रकार हमारे बगल में प्रभाकर वर्धन का शासन था। और इसी के समकालीन पाटलिपुत्र में देवगुप्त शासन कर रहा था, जो उत्तर गुप्त वंश का एक शासक था, और ये प्रतापी सम्राट था। काफी शक्ति थी इसके पास। और इसका एक शानदार दोस्त था जिसका नाम है शशांक। हालांकि इतिहास में इसे बहुत ही अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है, क्योंकि ये काफी, इसने, हाँ, गुप्त तरीके से कहें या फिर छल पूर्वक इसने दो राजाओं को मरवाया था। तो इसको, ये गौड़ वंश का शासक है। पश्चिम बंगाल बोल दिया मैंने, बंगाल में उस समय, जो बांग्लादेश भी उस समय समाहित था, तो ये बंगाल का शासक था। अच्छा, एक शासन और आएगा इसके, इसमें जो हमारे कन्नौज को प्रभावित करेगा वो होगा असम का भास्कर वर्मन, यानी कामरूप प्रांत। तो हुआ क्या, जरा यहां देखो आप। इस वर्धन वंश पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। ये है वर्धन वंश। ठीक है, हमारे साथ साथ आप लिखते रहना। अदरवाइज वर्धन वंश ये हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश को प्रभावित जरूर करता है। तो ये जो वर्धन वंश है, इसका जो संस्थापक था, इसका नाम था पुष्यभूति। ठीक है। इनके ईयर्स को हम चर्चा में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ईयर्स हमारे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से आवश्यक नहीं है जानना। तो इसका संस्थापक था पुष्यभूति, और इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी थानेश्वर। और ये कहाँ है? ये है हरियाणा में। ठीक है। इसी की वंशावली में एक शासक और आया। इसका नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। ये रहा प्रभाकर वर्धन। और उस समय ये यहीं पर वर्धन वंश में ही राजा था। और इस प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। इसका पुत्र का नाम क्या था? इसका बड़ा पुत्र था, इसका नाम है राज्यवर्धन। ठीक है। और इसका जो दूसरा पुत्र था उसका नाम है हर्षवर्धन। अब यहां से स्टोरी सुनो, शुरू होगी। हर्षवर्धन और राज्यवर्धन, साथ ही साथ इसकी एक पुत्री थी, इसका नाम है राज्यश्री। राज्यश्री। ठीक। अब इसकी स्टोरी आप समझो। ये जो राज्यश्री है, इसका विवाह ग्रह वर्मा से हो गया। अर्थात राज्यश्री हरियाणा से संबंधित है, और ग्रह वर्मा हमारे उत्तर प्रदेश में कन्नौज से संबंधित है। अर्थात हरियाणा के लोगों ने अपने वैवाहिक संबंध उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ स्थापित किए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, ये आपस में ये लोग राज कर रहे थे, कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उसी समय एक घटना घटती है। उत्तर गुप्त वंश का शासक देवगुप्त अपने मित्र, जो कि बंगाल का गौड़ वंश का शासक था शशांक, उसके साथ मिलके षड्यंत्र करके ग्रह वर्मा की हत्या करवा देता है। लिहाजा ससुराल पक्ष को पता चला,
यानी कि वर्धन वंश को पता चला। वर्धन वंश को जब पता चला तो राज्यवर्धन उस समय वहां का शासक था। राज्यवर्धन ने अपने छोटे भाई हर्षवर्धन को बुलाया और वर्धन वंश की सत्ता हर्षवर्धन के हाथों सौंप के छोटी मोटी नहीं, यूं कहें विशाल सेना लेके ये कन्नौज की तरफ अपनी बहन की रक्षा करने और उसके साम्राज्य की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ चला। हुआ क्या, ये कन्नौज तो पहुंचा राज्यवर्धन, और इसने अपनी अपनी बहन की रक्षा और साथ ही साथ उसके साम्राज्य की रक्षा भी भली भांति की। लेकिन इसी दौरान एक और षड्यंत्र का शिकार हो गया राज्यवर्धन। राज्यवर्धन को इन्हीं दोनों यानी देवगुप्त और शशांक ने एक और षड्यंत्र किया। इन्होंने कहा, राज्यवर्धन से एक एक बुलावा भिजवाया और राज्यवर्धन से कहा, देखिए हमारे और इस राज्य के जो संबंध हैं, मैं उनकी इस राज्य के संबंधों में आई मैं उनकी खटास को समाप्त करना चाहता हूं, और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आपसे हमारे वैवाहिक संबंध भी स्थापित हों। लिहाजा राज्यवर्धन को लगा होगा कि बात ठीक है, और वो अपनी सेना को अपने साथ जितनी सुरक्षा होनी चाहिए वो सुरक्षा में उतनी सुरक्षा न लेकर वो इन दोनों से मिलने चल पड़ा। इसी का फायदा उठा के देवगुप्त और शशांक ने राज्यवर्धन की भी हत्या करवा दी। अब दो लोग मारे जा चुके थे। एक तो कन्नौज का शासक ग्रहवर्मा, और कन्नौज की सुरक्षा में आया राज्यवर्धन, वो भी मारा जा चुका था। खैर, जब इन दोनों की घटनाएं राजश्री को पता चली तो राजश्री ने सोचा होगा कि अब जीकर फायदा ही क्या है, और वो भाग खड़ी हुई विंध्य के जंगलों में आत्महत्या करने के लिए। हर्षवर्धन को पता चला होगा कि ऐसा ऐसा कांड हो गया है, तो हर्षवर्धन अपने राज्य में बची हुई सेना लेकर ठीक ठीक कन्नौज भाग खड़ा हुआ, ताकि वो अपनी सिस्टर यानी अपनी बहन की रक्षा कर सके और साथ ही साथ कन्नौज की भी सीमाओं की सुरक्षा कर सके। और हर्षवर्धन छोटी जो बची खुची सेना थी उसके साथ वो कन्नौज आ धमका। जब वो कन्नौज आया तो उसने देखा इसकी सिस्टर थी नहीं, वो निकल चुकी थी। और ऐसी स्थिति में हर्षवर्धन ने अपने ममेरे भाई, जिसका नाम है भांडी, इसका नाम पूछा जाता है आपसे, हालांकि ये सब हम लोग उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं, जब हम लोग इतिहास का विस्तृत अध्ययन करेंगे तब इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। उसने अपने ममेरे भाई भांडी को बुलाया और बोला कि देखो, इस डायरेक्शन में सिस्टर गई हैं यानी बहन गई हैं, उनको खोज के लाओ। भांडी जाता है विंध्य के जंगलों में, खोजता है और वो खोज के लाता है जब वो ठीक आत्मदाह यानी कि मृत्यु का वर्ण करने ही वाली थी। राजश्री को भांडी खोज के लाता है, हर्षवर्धन के सामने पेश करता है। हर्षवर्धन कहते हैं, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, आप साम्राज्य संभालिए और मैं बाकी देखता हूँ। लिहाजा राजश्री ने इस साम्राज्य संभालने से भी मना कर दिया, और ये प्रस्ताव रखा कि आप ही कन्नौज का साम्राज्य संभालें, यानी हर्षवर्धन से ये प्रस्ताव रखा कि अब तो कुछ बचा तो है नहीं, मैं जिंदा रहे आती हूँ चूंकि अपनी प्रजा के लिए मैं जीवित रह जाती हूँ, लेकिन हाँ, साम्राज्य मैं नहीं संभालूंगी, साम्राज्य आप ही संभालिए। और यहां से हर्षवर्धन का एक उत्थान शुरू होता है। हर्षवर्धन अभी तक न सिर्फ थानेश्वर का राजा था हरियाणा में, बल्कि अब यहां से एक नया दौर शुरू होगा जब हर्षवर्धन को कन्नौज भी मिल जाएगा, और हर्षवर्धन, ये पूरा का पूरा साम्राज्य हर्षवर्धन के हाथों में होगा। और हर्षवर्धन इसके बाद अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज भी स्थापित कर देता है। और कन्नौज हर्षवर्धन के समय इतना शक्तिशाली साम्राज्य हो जाता है, इतना शक्तिशाली एरिया हो जाता है कि कन्नौज को महोदय श्री के नाम से भी पुकारा जाने लगता है। ठीक है, तो ये कन्नौज का हल्का फुल्का इतिहास था। इसके बारे में आप विस्तृत रूप से हमारी डिटेल्ड क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में जितना कुछ हो सकता है हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और उसके बारे में आने वाले प्रश्नों के बारे में भी हाँ विस्तार पूर्वक हम अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें आने वाले प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, जरा इसको नोट्स बना के आप एक जगह कलेक्ट कर लो। जरा यहां से आप लिखना शुरू करो। ये यहां तक हो गया ग्रह वर्मा। अब आप यहां से लिखो, लिखो थानेश्वर का, हेडिंग डालो, थानेश्वर का वर्धन वंश। ठीक है, अब यहां से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं थानेश्वर के वर्धन वंश से। हालांकि इसकी जो शुरुआत होती है वो लगभग 606 ईस्वी से 646 ईस्वी तक
मानी जाती है। ये 40 साल तक ही साम्राज्य रहा है। और इसमें जरा देखो, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि थानेश्वर का वर्धन वंश भी था। तो इसके इतिहास संबंधी जानकारी हमें मिलती है। एक अभिलेख है, दरअसल एक नहीं दो अभिलेख हैं। एक है बांसखेड़ा का अभिलेख, बांसखेड़ा का अभिलेख, वहां से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और एक अभिलेख है जिसका नाम है मधुवन का अभिलेख। इन दोनों जगहों से हमें वर्धन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अब इसको बांसखेड़ा के अभिलेख को जरा उठाओ यहां से और इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। आखिर इस अभिलेख में है क्या। बांसखेड़ा का अभिलेख, ठीक है। बांसखेड़ा के अभिलेख में सबसे पहले आप ये जानिए यह है कहाँ। बांसखेड़ा जगह है शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर काफी प्यारा शहर है, आप लोग जाइए घूम कर आइए। शाहजहांपुर, यहाँ पर है बांसखेड़ा का अभिलेख मिला है। और इसमें जानकारी क्या मिलती है। जानकारी मिलती है कि जो राज्यवर्धन था ना, राज्यवर्धन ने मालवा के शासक शासक इसका नाम है देवगुप्त, देवगुप्त पर विजय प्राप्त की। एक तो ये जानकारी इससे मिलती है, इस अभिलेख से। और क्या जानकारी मिलती है। इसी अभिलेख यानी बांसखेड़ा के अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि गौड़ शासक, वही बंगाल वाला धूर्त शासक, गौड़ शासक शशांक, नाम इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, गौड़ शासक शशांक के द्वारा धोखे से राज्यवर्धन की हत्या, राज्यवर्धन की हत्या की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, यहां से बात समझो। फिर से आप देखो जरा, थानेश्वर का वर्धन वंश, इसके इतिहास संबंधी जानकारी हमें कहां कहां से मिली है। दो अभिलेखों से मिलती है। एक तो बांसखेड़ा का अभिलेख, दूसरा मधुवन का अभिलेख। हमने बांसखेड़ा के अभिलेख के बारे में जाना, ये कहाँ है आज, शाहजहांपुर में है। इसमें कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती हैं इस अभिलेख से हमें। राज्यवर्धन ने मालवा के शासक देवगुप्त को हराया था। और दूसरी जानकारी मिलती है कि शशांक जो कि गौड़ साम्राज्य का शासक था, बंगाल का शासक था, उसने धोखे से राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी थी। क्लियर है बात, समझ पाए आप लोग। अब इसमें दूसरा अभिलेख उठाओ, जिसका नाम है मधुवन का अभिलेख। लिखो जरा, मधुवन का अभिलेख, ठीक है। मधुवन के अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है। ये है कहाँ, पहले आप ये जानो। उत्तर प्रदेश में मऊ, यहाँ पर इसको खोजा गया है, इसको पाया गया है। और इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी हमें ये मिलती है कि हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति, भुक्ति कहते थे उस समय क्षेत्र को, जैसे जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता था। हाँ, तो भुक्ति एक क्षेत्र होता था। तो हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति के एक गांव है जिसका नाम है सोमकुंड, सोमकुंडा, सोमकुंडा नामक ग्राम को दान में देने का क्या मिला है, विवरण प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर से समझो। मधुवन का अभिलेख कहाँ से मिला है, मऊ से। इसके संबंध में किसकी जानकारी प्राप्त होती है, थानेश्वर के वर्धन वंश की जानकारी। और क्या जानकारी मिलती है, इसमें जानकारी मिलती है कि हर्ष के द्वारा श्रावस्ती, यानी श्रावस्ती जो क्षेत्र था, श्रावस्ती प्रांत था, वहां के सोमा कुंड नामक गांव को हर्ष ने दान दिया था, हर्षवर्धन ने। ठीक है, हर्षवर्धन काफी दानी था। इसके दान की चर्चा बहुत जोरों शोरों पर हुई है, इतिहासकारों ने करी है। और इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा भी करेंगे। अच्छा, जो ये वर्धन वंश था, इसका सबसे जो प्रतापी सम्राट था, वो कौन था। वो यही था, हर्षवर्धन। ठीक है, अब हर्षवर्धन के बारे में दो चार बातें जान लेते हैं। ये जो हर्षवर्धन है, इसने ये दरअसल अपने कन्नौज में, ये अपने क्षेत्र पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा, कन्नौज और प्रयाग, ये दो क्षेत्र हैं। जब हर्षवर्धन इन दोनों क्षेत्रों में बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करवाया था, बौद्ध सम्मेलन का आयोजन। आपसे अगर पूछा जाए, या पूछा कई बार गया है एग्जाम में, कि हर्षवर्धन के द्वारा बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन कहाँ कहाँ करवाया गया था,
आप क्या बताओगे? ये है कन्नौज और प्रयाग। ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में और भी चर्चाएं हैं। जैसे ये जो हर्षवर्धन है, ये अ, या हम इस प्रकार कहें कि हर्ष के काल में कन्नौज का जो चतुर्दिक विकास हुआ है, चारों दिशाओं में जो विकास हुआ है, चारों दिशाओं में इसकी अ, इसके इसके चर्चे फैले हैं। यानी कन्नौज का जो चतुर्दिक विकास हुआ है, और इसकी समृद्धि के कारण, इसकी समृद्धि के कारण कन्नौज को ही क्या कहा गया है? कन्नौज को कहा गया है महोदय नगर। ठीक है। या महोदया भी कहा गया है। आप ऐसे समझो, हर्षवर्धन के ही काल में कन्नौज का चतुर्दिक विकास हुआ। साथ ही साथ इसकी बढ़ती हुई समृद्धि के कारण इसे महोदय नगर या महोदया के नाम से भी जाना गया। ठीक है। हालांकि जो गौड़ वंश का शासक था, जिसका नाम शशांक था, चंद्रगुप्त बोल दिया, क्षमा करिए। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करने के कई प्रयास किए, लेकिन परास्त कर नहीं पाया। बंगाल को ये जीत नहीं पाया। जीते जी शशांक के। जब शशांक मर जाएगा, उसके बाद हर्षवर्धन, आप यहां जरा स्लाइड से देखो, ये जो हर्षवर्धन है, ये वाला क्षेत्र, और ये है इसका बंगाल, गौड़। तो जब शशांक की मृत्यु हो जाएगी, तो हर्षवर्धन ये जो कामरूप यानी असम का भास्कर वर्मन है, इसके साथ एक करार करेगा और कहेगा कि अब चलो बंगाल को जीतते हैं, लेकिन भास्कर वर्मन हर्षवर्धन के सामने एक शर्त रखेगा कि हाँ ठीक है, मैं आपकी मदद तो करूंगा बंगाल को जीतने में, लेकिन आधा बंगाल मुझे चाहिए। और आप देख रहे होंगे ये हल्की सी पट्टी बनी है। जब बंगाल को जीत लेता है तो ये आधा बंगाल ले जाता है, हाँ, ये भास्कर वर्मन, और आधा बंगाल ले जाता है हर्षवर्धन। बात समझ पाए? तो जीते जी, जब तक शशांक जिंदा रहा है, हर्षवर्धन जीत नहीं पाया बंगाल को। ठीक है। अब जरा इसमें कुछ बातें और हैं जो हर्षवर्धन से संबंधित एग्जाम में पूछ ली जाएंगी, और हमें इन बातों का ध्यान भी रखना है। ठीक है। तो यहां से अब ये फैक्चुअल डेटा है, इनको आपको याद करिए, नोट करिए। तो यहां से नोट करके लिखो। सबसे पहला, प्रयाग। हर्षवर्धन का संबंध प्रयाग से कैसे था? तो जरा लिखो। हर्ष के समय, यानी हर्षवर्धन इसी क्षेत्र में, कहा, यहीं प्रयाग, हर्ष के समय प्रयाग के संगम संगम क्षेत्र में प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार, इसको हल्के मत लेना। प्रतिवर्ष 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था। आयोजित किया जाता था। ठीक है। और ध्यान से देखो, ये जो समारोह आयोजित किया जाता था, इसी समारोह को कहा गया है महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि हर्ष के समय महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ किया जाता था, या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि हर्ष किस जगह पर प्रत्येक 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन करता था, तो वो यही है महामोक्ष परिषद। और जो वेन सांग था, वो हर्ष के समय में ही आया था। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो वेन सांग था, ये महामोक्ष परिषद की अध्यक्षता भी करता था। और हर्षवर्धन के ही समय में वेनसांग छठे समारोह में शामिल हुआ था इसमें। और वो लिखता है, कौन? वेनसांग, इसकी प्रशंसा में कहता है कि इसमें 18 अधीन राजाओं, यानी देशों के राजा इसमें शामिल होते थे, जिसमें वल्लभी, है ना, वल्लभी का ये देखो, ये जो महामोक्ष परिषद होता था प्रयागराज में, इसमें वल्लभी के शासक भी शामिल होते थे। इसमें कामरूप के शासक भास्कर वर्मन के भी शामिल होने के प्रमाण मिले हैं। तो ये राजा भी, बड़े-बड़े जो राजा थे उस समय, वो प्रयागराज में आके महामोक्ष परिषद में शामिल होते थे, है ना? और ये जो समारोह था महामोक्ष परिषद, ये 75 दिनों तक चलता था।
और हर्षवर्धन बारी बारी से 4 दिनों तक 4 भगवानों की पूजा करता था। और क्या बोलते हैं इसको, वेनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन ब्राह्मणीय दर्शन की तरफ जो इसका झुकाव था वो परिवर्तित होने लगा था बुद्धिज्म की तरफ। तो ऐसा माना जाता है कि जो हर्षवर्धन है वो पहले बुद्ध की पूजा करता था। ऐसे समझो, जो महामोक्ष परिषद था ना, महामोक्ष परिषद, उसमें ऐसा माना जाता था कि पहले दिन जो हर्षवर्धन था वो बुद्ध की पूजा करता था, दूसरे दिन वो करता था सूर्य की पूजा, और तीसरे दिन वो करता था शिव की पूजा, और चौथे दिन वो करता था हवन। और जब चौथे दिन वो हवन करता था उसी समय वो अपने द्वारा भव्य दान देता था। यहां तक कि इतना दानी था कि वो अपने वस्त्र भी उतार कर दान दे देता था, और फिर अपनी अपनी बहन से वस्त्र मांगकर पहन के अपने साम्राज्य की तरफ प्रस्थान करता था। इतना बड़ा दानी था। और इतिहासकार तो ये तक लिखते हैं कि जो हर्षवर्धन का जो दान देने की प्रक्रिया थी, वो कहता था कि इतिहासकारों ने कहा है कि लगभग जो उसके साम्राज्य की आय होती थी, यानी हर्षवर्धन की जो आय थी, लगभग वो उसका एक चौथाई दान दे देता था। सोचो कितना बड़ा दानी था, है ना। तो खैर, आइए हमारे यूपी से संबंधित कुछ प्रश्नों में आते हैं। तो यूपी से संबंधित आप एक ही प्रश्न ध्यान रखोगे यहाँ से, कि हर्ष के समय महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ किया जाता था? प्रयागराज में। ठीक है, कितने वर्षों के अंतराल पे किया जाता था? 5 वर्षों के अंतराल में। क्लियर है बात? अच्छा, अब जरा एक और बात देख लो, यहीं से एक पॉइंट बना के लिख लो। हर्ष के समय, हर्ष के समय, यानी हर्षवर्धन की बात हो रही है। हर्ष के समय जो मथुरा क्षेत्र था ना, मथुरा दरअसल ये सूती वस्त्रों के लिए काफी फेमस था। ये सूती वस्त्रों के निर्माण का एक प्रसिद्ध केंद्र बन चुका था। ठीक है, ठीक, बात समझ में आए? केंद्र बन चुका था। आप देखो, इसने हर्षवर्धन ने कई सारे नाटक भी लिखे हैं, जिनमें इसके प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये 2 नाटक इसके काफी चर्चित रहे हैं। आप चाहना तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। हालांकि इसका संबंध हमारे उत्तर प्रदेश से तो है नहीं, तो इसको हम लोग, हाँ, डिटेल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये जो इसने रत्नावली नामक नाटक लिखा है, इसमें क्या बोलते हैं, कौशाम्बी का एक राजा था। मैंने आपको जब महाजनपद पढ़ाया था उस समय मैंने कौशाम्बी के एक राजा का जिक्र किया था, वत्सराज उदयन। तो जो रत्नावली एक नाटक है ना हर्षवर्धन का, उसमें वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासव दत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का वर्णन है। और बड़े, मतलब मार्मिक तरीके से इसने इसका वर्णन किया है। अच्छा, वेनसांग जो इसके दरबार में आया था, वेनसांग ने कन्नौज की धर्मसभा और प्रयागराज की छठी महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। इसको आप लिख लो, क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। लिखो जरा, वेनसांग ने कन्नौज की धर्मसभा और साथ ही साथ प्रयागराज की जो छठी महामोक्ष परिषद हुआ था, महामोक्ष परिषद में इसने क्या किया था? इसने भाग लिया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि वेनसांग को हर्षवर्धन ने काफी ऊंची जगह प्रदान की थी। ये नालंदा में पढ़ा था, और जब ये वहां से पढ़ के आया था तो ये हर्षवर्धन से मिला होगा, और हर्षवर्धन को इसने बौद्ध धर्म के बारे में बताया। साथ ही साथ हर्षवर्धन इससे इतना प्रभावित हुआ था वेनसांग से, कि इसके ही कहने पर वो शाम को, प्रत्येक शाम को बौद्ध धर्म से संबंधित एक गोष्ठी का आयोजन करवाता था अपने साम्राज्य में। और तो इसी वजह से जो ब्राह्मणीय दर्शन था उस समय, यानी कि जो ब्राह्मण वर्ग था, वो काफी नाराज हो गया था, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अ, इस गोष्ठी को बंद करवाने के लिए काफी जतन भी किए थे। वो, हाँ, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव राज सिंहासन पर भी पड़ा था। तो खैर, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ये अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। अब देखो, यहां तक क्लियर हो गई बात हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन से इतनी जानकारी थी जो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित थी।
ठीक है। तो यहाँ से एक बार फिर से आप रिवीजन कर लो हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन क्या करता था? इसके समय में कन्नौज और प्रयाग में बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ कन्नौज का जो विकास हुआ था, इसकी समृद्धि के कारण कन्नौज को महोदय नगर या महोदय श्री के नाम से भी जाना गया, जो कि हर्षवर्धन के समय में ही संभव हुआ था। और हर्ष के समय में प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन कराया जाता था, जो कि प्रत्येक 5 वर्ष में होता था। साथ ही साथ हर्ष के समय में जो मथुरा था, वो सूती वस्त्रों का एक प्रमुख केंद्र बन के उभरा था। और वेनसांग जो कि कन्नौज और कन्नौज की धर्म सभा और साथ ही साथ प्रयाग की जो छठी महामोक्ष परिषद थी, उसमें इसने भाग लिया था। तो ये अपने नोट्स बना के हाँ लिखते जाना उत्तर प्रदेश से संबंधित बातों में। अच्छा, अब इसके बाद जरा यहाँ देखो, कन्नौज में जब वर्धन वंश का पतन हुआ, तो उसके बाद एक शासक उभर के सामने आया। यानी हर्ष की मृत्यु के बाद यहाँ का एक शासक उभर के सामने आया, जिसका नाम था यशोवर्मन। अब ये कन्नौज पर राज करेगा। तो हर्ष की मृत्यु के बाद लगभग लगभग यहाँ जो टाइम ड्यूरेशन है 75 साल, 75 साल तक ये कन्नौज के लिए बहुत ज्यादा हौच पौच भरा दिन रहा है। यानी हौच पौच भरे वर्ष रहे हैं। 75 वर्षों तक कन्नौज का इतिहास एकदम अंधकार में रहा है। और इसके पश्चात कन्नौज के राज सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ होता है यशोवर्मन। और यशोवर्मन एक महत्वाकांक्षी शासक था, एक शक्तिशाली शासक था। और इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, वो एक कवि है वाकपति। वाकपति की जो प्राकृत भाषा में एक काव्य है गौड़ वहो, जरा इसको लिख लो, आप चाहना तो लिख लेना। ये जो वाकपति हैं, वाकपति की एक रचना है, किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। और इसका नाम है गॉड वहो। इसमें सबसे पहली जानकारी मिलती है यशोवर्मन के बारे में। और यशोवर्मन के बारे में इसी में आपको वर्णन भी मिलता है। यशोवर्मन के समय में एक जरा यशोवर्मन को देख लो, हमारे कन्नौज से ही है यशोवर्मन। दो चार बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यशोवर्मन के समय एक चीनी यात्री आया था अपने कन्नौज। कौन था वो? वो था चीनी यात्री चाओ। चाओ, ये कन्नौज आया। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि कौन सा चीनी यात्री कन्नौज आया था यशोवर्मन के समय में? तो इसका नाम था चाओ। और यशोवर्मन के दरबार में एक संस्कृत के नाटककार थे, आपने नाम सुना होगा, नाटककार। और इनका नाम है भवभूति। ये काफी प्रसिद्ध संस्कृत के नाटककार थे, संस्कृत के नाटककार। आपसे यह भी पूछ सकता है कि भवभूति ये किसके साम्राज्य में थे या किसके दरबार में थे? ये थे यशोवर्मन के दरबार में। यशोवर्मन कहाँ का राजा था? हाँ, कन्नौज का, अपने कन्नौज का। इनके जो नाटक हैं, ये हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके इनके 3 नाटक काफी फेमस हैं। जैसे एक का नाम है मालती माधव, और दूसरा है, इसका नाम है उत्तर रामचरित, और इसका तीसरा नाटक है, इसका नाम है महावीर चरित। ये तीनों नाटक किसके हैं? तीनों नाटक हैं भवभूति के। और ये जो यशोवर्मन है, इसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये शैव धर्मावलंबी था। वलंबी, ठीक है। ये शैव धर्म को मानने वाला था। इसके बाद जब यशोवर्मन का साम्राज्य पतन में चला जाता है, तो अपने कन्नौज में आते हैं आयुध नामधारी राजा। और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अपने इतिहास में। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ये हमारे इतिहास में, हमारे उत्तर प्रदेश के इतिहास में कुछ तथ्य थे। अब जरा इसके जो अभिलेख मिले हैं, उनको हम लोग एक मैप में ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे जो हाँ जो तथ्य हैं वो और प्रगाढ़ हो जाएंगे। ये जो हमने गुप्तोत्तर काल बताया था, जरा इसमें लिखो, गुप्तोत्तर काल। इसमें कौन कौन से अभिलेख मिले हैं और कहाँ कहाँ से मिले हैं? एक मिला है बाराबंकी से। तो जरा यहाँ देखो, बाराबंकी है कहाँ? ये कानपुर है, ये है उन्नाव, ये है लखनऊ, और जो ये क्षेत्र है, ये है बाराबंकी। बाराबंकी, बाराबंकी से कौन सा अभिलेख मिला है जो उत्तर गुप्त काल से संबंधित है? इसका नाम है हरहा अभिलेख। ठीक है, हरहा अभिलेख। अच्छा, ये तो ठीक है।
और एक मैंने आपको बताया था देवरिया, ये है आपका बलिया, कुशीनगर, ये गोरखपुर, और ये रहा आपका देवरिया। देवरिया से कौन सा अभिलेख मिला है जो गुप्तोत्तर काल से संबंधित है? ये है, इसका नाम है सोहनाग का अभिलेख। सोहनाग, सही लिखा है ना? हाँ, देख लेना अपना। सोहनाग का अभिलेख, ठीक है। और इन दोनों अभिलेखों से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? इन दोनों अभिलेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है किसकी? मौखरी वंश की। ठीक है, क्लियर है बात? अब जरा दूसरी स्लाइड में आओ। यहां पर आप देख लो, वर्धन वंश से संबंधित कुछ बातें, कुछ अभिलेख जो हमें प्राप्त हुए थे। सबसे पहला, वर्धन वंश से संबंधित अभिलेख, ठीक है। इसमें इसमें कौन सा अभिलेख मिला है? शाहजहांपुर से एक अभिलेख मिला है, जरा देखो। ये रहा हमारा मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। बरेली के बाद ये है पीलीभीत, और पीलीभीत के ठीक नीचे ये है हमारा शाहजहांपुर। तो ये रहा हमारा शाहजहांपुर। शाहजहांपुर, यहां से क्या मिला है? कौन सा अभिलेख मिला है? यहां से मिला है बांसखेड़ा, बांसखेड़ा का अभिलेख। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, और कौन सा इलाका है? ये रहा बलिया, बलिया के ठीक आगे ये है मऊ। ठीक है, मऊ, यहां से क्या मिला है? यहां से मिला है हमें सोहनाग का अभिलेख। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है जो आपको पता होनी चाहिए। वर्धन वंश में ये जो प्रयागराज है, कहाँ गया प्रयागराज? ये मिर्जापुर है और ये है प्रयागराज। प्रयागराज, ये इलाका क्यों फेमस था वर्धन वंश में? क्योंकि यहां पर होता था महामोक्ष परिषद। इसको भी ध्यान रखिएगा, महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ होता था? प्रयागराज। अब जरा आओ आप मथुरा में, ये रहा आपका मथुरा। तो वर्धन वंश में जो मथुरा था, वर्धन वंश में यह हर्ष के समय यह सूती वस्त्रों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो हर्षवर्धन के समय इतनी सारी बातें आपने देखी, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जरा देखो, ये यूपीपीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कराया। कहाँ? ये यहीं तो कराया था, कन्नौज में और प्रयाग में। ये मैंने आपको बताया है, पीछे देखिए जाके। मौखरी शासकों के निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें जलायन का उल्लेख मिलता है? तो ये है असीरगढ़। हालांकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा। चूंकि मौखरी शासक हैं और इनका संबंध कन्नौज से है, तो इनके अभिलेखों में जलायन का उल्लेख कहाँ मिलता है? असीरगढ़, हाँ, मुद्रा लेख में। अगला प्रश्न है, बांसखेड़ा का लेख जिसमें राज्यवर्धन द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त पर विजय का जिक्र है, यह लेख किस प्रदेश में है, सॉरी किस जिले में है? आपको आंसर पता ही होगा, शाहजहांपुर। हर्ष के समय उत्तर प्रदेश में कहा महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया था? आपको आंसर पता होगा, प्रयागराज। इन सब की मैंने चर्चा आज करी है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा है गुप्तोत्तर काल और साथ ही साथ थानेश्वर का वर्धन वंश। तो इसके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, अपने हैंड रिटन बनाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं कोशिश करूंगा इसकी पीडीएफ आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दी जाए। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।